लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो अपने इंडिया से हैं आप लोगों के साथ में और हालात क्या हैं आज उन बच्चों के? हालात तो अभी बेकार ही हैं क्योंकि खाने की सुविधा हर स्टूडेंट के पास में नहीं पहुंच पा रही है, ना पानी पहुंच पा रहा है, ना खाना पहुंच पा रहा है। एम्बेसी भी कोई मदद नहीं कर रही इतनी ज़्यादा। लगभग कितने बच्चे हैं आपके साथ? मेरे साथ में 300 स्टूडेंट थे जो हमने फर्स्ट ट्रेन से निकाल दिए हैं। तो अभी और बच्चों को भी वहाँ से निकालना है क्या? हाँ जी, अभी की मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निकले। अभी 2 यूनिवर्सिटियाँ और भी बची हैं, जैसे तारस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बोगोमलिट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो दोनों बची हुई हैं। प्रीतम भाई, आप खुद निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप दूसरों की मदद कर रहे हैं जो पहले निकालने के लिए, खुद भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करूँगा। जब तक लास्ट स्टूडेंट नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा इधर से, क्योंकि मेरे अपने फंसे हुए हैं। हम इंडियन हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, यूक्रेन और रूस का जो आज युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारतीय बच्चों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और आज हम चरखी दादरी के गांव बिरी में हैं और यहां पर हमारे साथ एडवोकेट अंकित हैं और इनके भाई जो वहाँ पर एमबीबीएस करने गए हुए थे और अभी हमारे साथ यहाँ पर फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो उनसे ही ज़रा बात करते हैं और उसके बाद आप खुद ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बात कराते हैं। जी प्रीतम भाई, हेलो। जी प्रीतम भाई नमस्कार। नमस्कार सर। प्रीतम भाई, क्या हाल हैं अभी वहाँ पर? क्या देखने को मिल रहा है? आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? क्या एम्बेसी आपकी मदद कर रही है या नहीं? अभी 1-2 दिन पहले तो एम्बेसी बिल्कुल स्क्रीन ही थी, बाकी अभी आज के दिन हमारे साथ में एम्बेसी खड़ी है। अभी ट्रेन अवेलेबल हमारे लिए करवाई गई है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एम्बेसी हमारी मदद कर रही है अभी। जी, तो अभी हालात क्या हैं वहाँ पर? क्या जहाँ पर आप रुके हुए थे जिन बंकरों में, क्या वहाँ पर सुविधाएं मिल पाई या फिर अब कहाँ पर आप निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं? अभी हम इधर लवीव की साइड में जा रहे हैं, जो ईस्टर्न में है, तो वेस्टर्न में है, तो उस साइड में हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे बॉर्डर क्रॉस हमारे नज़दीक में है वहाँ पे हम निकलने की तैयारी में है। जैसे लवीव हो गया, उजगरोथ हो गया, जो इधर की स्टेट है उधर से, और जहाँ पे बॉर्डर पास में है उधर से हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हमने 2 ट्रेन तो हमने भेज दी स्टूडेंट्स की, अभी 3rd ट्रेन का हम वेट कर रहे हैं। तो लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो अपने इंडिया से हैं आप लोगों के साथ में और हालात क्या हैं आज उन बच्चों के? हालात तो अभी बेकार ही हैं क्योंकि खाने की सुविधा हर स्टूडेंट के पास में नहीं पहुंच पा रही है, ना पानी पहुंच पा रहा है, ना खाना पहुंच पा रहा है। एम्बेसी भी कोई मदद नहीं कर रही इतनी ज्यादा। बाकी अभी हम देखते हैं कितने हम मदद कर सकते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं आपके साथ? मेरे साथ में 300 स्टूडेंट थे जो हमने फर्स्ट ट्रेन से निकाल दिए हैं। जी, अभी मोस्टली स्टूडेंट निकल चुके हैं उधर से। तो अभी आप जो हैं वो क्यू में ही बने हुए हैं या वहाँ से आप निकल चुके हैं? नहीं, मैं क्यू में ही बना हुआ हूँ। तो अभी और बच्चों को भी वहाँ से निकालना है क्या? हाँ जी, अभी की मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निकले। अभी 2 यूनिवर्सिटियाँ और भी बची हैं, जैसे तारस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बोगोमलिट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो दोनों बची हुई हैं। प्रीतम भाई, आप खुद निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप दूसरों की मदद कर रहे हैं जो पहले निकालने के लिए, खुद भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करूँगा। जब तक लास्ट स्टूडेंट नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा इधर से, क्योंकि मेरे अपने फंसे हुए हैं। हम इंडियन हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहला काम होता है कि हम अपने दूसरे भाइयों की मदद करें, हम अपनी जान को भी चाहे जोखिम में डालना पड़े उसके लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या वहाँ पर जो आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर्स जो दिए गए हैं, क्या उन पर आप लोगों की बात हो पा रही है? क्या उनसे कोई संपर्क हो कर के कहीं आपको ट्रेन, बस या और दूसरी सुविधाएँ जिससे कि आप लोगों को बॉर्डर तक पहुँचाया जा सके, इस तरह की सुविधाएँ मिली हैं क्या? नहीं हो पा रही है। वो बिजी लाइन आ रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों आ रही है बिजी लाइन। हम कभी भी कांटेक्ट करते हैं वो बिजी करके काट देते हैं, ना हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं।
तो अभी आप लोगों ने जो ये ट्रेन का जो साधन अभी अपनाया है, ये किस प्रकार से, कैसे आप लोगों ने इसका पूरा इंतज़ाम किया, कैसे आप बैंकरों से निकले, क्योंकि बाहर तो बमबारी हो रही होगी? हाँ जी, हमने अपनी कुछ पर्सनल गाड़ियाँ की, कुछ पर्सनल कैब थी, तो उस हिसाब से स्टूडेंट को सबको निकाला। पहले सबसे पहले की मेडिकल यूनिवर्सिटी को निकाला, अभी तारस और बर्गमलेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अब हम उनको निकाल रहे हैं। जी, तो अभी लगभग कितना समय आप लोगों को बॉर्डर तक पहुंचने में लगेगा, ताकि आप लोग किसी सेफ प्लेस पे पहुंच पाएँ? बॉर्डर तक तो हमें समय लगेगा, अगर ट्रेन से जाते हैं तो कम से कम 15 से 16 घंटे लगेंगे हमें। तो इस दौरान कहीं रास्ते जो हैं उनमें कहीं पर कोई रूसी सैनिकों का डर, या फिर जो लोकल यूक्रेनियन आर्मी है उसका कहीं पर कोई डर, कोई ऐसा लग रहा है क्या आपको? वो तो डर बना ही हुआ है, बट अभी अपनी रिस्क पे निकले तो चलो चलते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी इन्होंने भी अभी सेलिंग वगैरह की नहीं है कल रात से जी। अभी तक तो सब नॉर्मल सिचुएशन में है। मतलब अभी बमबारी रुकी हुई है? हाँ जी। ओके, तो सुनने में आ रहा था कि जो लोकल जो लोग हैं वो भी हाथों में बंदूकें लेकर के रोडों पे घूम रहे हैं, क्या ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है क्या? हाँ जी, हमें मिली है स्थिति ऐसे देखने को, तो वो हमारे लास्ट नाइट में एंट्री कर गए थे हॉस्टल में, बट हमने उन्हें रोका है जी। और वो फिर बाहर से वापस चले गए हैं। हमने गेट को क्लोज कर रखा है, मैं आपको फोटो सेंड कर देता हूँ उस गेट की। तो किसी बच्चे को कोई चोट या कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं, किसी बच्चे की कोई चोट नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि हम देख पा रहे थे अभी यहाँ पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि यूपी की कोई लड़की है और उसने अपना वीडियो भेजा था अपील करते हुए कि हमें बचा लिया जाए। तो वहाँ पर भी उनके द्वारा बताया गया कि लड़कियों को वहाँ से उठाया जा रहा है, लड़कों का पता नहीं चल रहा है। क्या ऐसी स्थितियाँ भी आ गई हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है अभी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो हमारी साइड के बैंकर में थी और उसको हमने सेव कर रखा था, और ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं हुआ कि लड़के को उठाया जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ओके, तो बॉर्डर साइड में कुछ इस तरह की कोई घटनाएं आपके सामने आई हों? के साथ में थे। बॉर्डर साइड में कोई आपको इस तरह की घटना सुनाई दी हो? बॉर्डर साइड में घटना ये है कि मैं इतनी अपील करता हूँ कि बॉर्डर साइड में हमें आराम से क्रॉस करने दिया जाए बॉर्डर। जी, बॉर्डर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अभी आप ये बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले तो एम्बेसी का जो आप लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा था, अब एम्बेसी जो है आप लोगों को सहयोग कर रही है, तो एम्बेसी की तरफ से कहाँ कहाँ का आपको एड्रेसेस दिया गया है, कौन कौन से बॉर्डर पर आप लोगों को पहुँचने के लिए बोला गया है? हंगरी, रोमानिया और पोलैंड का। जी, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है कि आप लोगों को पूरा वहाँ पर जगह मिलेगी रुकने के लिए, और वापस से वहाँ से क्या हवाई जहाज़ों का इंतज़ाम किया जा रहा है क्या वहाँ से इंडिया लाने के लिए? देखो, अभी तो मैं वहाँ तक तो पहुँचा नहीं हूँ, बाकी मैंने स्टूडेंट को पहले अभी ट्रेन में बिठाया है, जैसा वो रिव्यू देंगे मैं आपको बताता रहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप बने रहिए, क्योंकि आपका परिवार भी काफ़ी चिंतित हमें यहाँ पर लग रहा है, और आज हम भी आपके परिवार तक पहुँचे हैं, और हम आपसे भी ये सोचेंगे कि भाई आप भी बड़े अच्छे से वहाँ से बड़ा दूसरों का सहायता करते हुए और उसके बाद आप भी वहाँ से निकले, क्योंकि आज जैसे आपने कहा कि हम भारतीय हैं और भारतीय पहले अपने जो साथियों की मदद करते हैं और उसके बाद फिर आगे का कार्य करते हैं। तो आपका जज्बा काफ़ी अच्छा लग रहा है। मदद कीजिए और मदद करके अपने सभी जितने भी भाई बहन हैं उन सबको बाहर निकाल के लाइए, बिल्कुल। और जहां तक भी हो सकेगा मैं भी कुछ नंबर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, कुछ वहां के नंबर हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप कोशिश कीजिएगा कि उनसे बात करें, और अगर कुछ लोग वहां से निकल सकें, जैसे भी जो भी आपको हेल्प मिल सके आप उनसे बात करके ज़रूर हेल्प लेने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी सर, हम हमेशा करेंगे और इंडियन को हम हमेशा निकालेंगे अभी इधर से। जी बिल्कुल, तो आप कीजिए, ज़रा बात कीजिए अपने भाई से और उसके बाद बात करते हैं आगे। जी, तो आप लोगों ने सुना कि हालात क्या हैं। हालात जो 2 दिन पहले कुछ अलग तरीके से
देखने को मिल रहे थे, जहां पर एम्बेसी के द्वारा बात नहीं की जा रही थी, लेकिन अब हालात कुछ सुधरे हैं। एम्बेसी बात कर रही है, एम्बेसी बात कर रही है, और जाहिर सी बात है 3 अलग अलग देशों की बॉर्डर्स को बताया गया है उनको, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा जा रहा है। और आज हम यहाँ पर अभी बिरी कला गाँव में यहाँ पर मौजूद हैं, और एडवोकेट अंकित से हमारी बातचीत हुई, तो हमें पता चला कि इनके जो छोटे भाई हैं वो MBBS करने के लिए यूक्रेन गए थे, और अब अचानक से जब ये युद्ध जैसे माहौल क्रिएट हो गया, बल्कि युद्ध जैसे माहौल क्या, युद्ध ही शुरू हो गया, तब वहाँ से अपने इंडियंस स्टूडेंट्स को निकालने की जो जद्दोजहद शुरू हुई। हालांकि जो भारतीय जो सरकार है वो ये कह रही है कि हम तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन कोशिशों का जो नतीजा है वो कैसा दिखाई दे रहा है वो अब आपने अभी फ़ोन कॉल पे भी सुना है। प्रीतम जो इनके छोटे भाई अंकित के, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ें बताई हैं कि हालात बुरे हैं। कल उनके बंकरों तक में जो लोकल जो लोग थे वो घुस आए थे, उनको जैसे भी समझा बुझा करके वहाँ से निकाला गया है। अब लगभग 300 स्टूडेंट्स को निकाल चुके हैं, वो वहाँ से ट्रेन में बैठाया जा चुका है और बॉर्डर्स की तरफ रवाना किया है। अभी तक बॉर्डर्स तक पहुंचे नहीं हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो सभी लोग सकुशल अपने अपने घरों को लौटे। और इस दौरान में चलिए पहले तो बात करते हैं थोड़ा सा अंकित से ही। अंकित, कब आपके भाई जो हैं वो गए थे? क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, फाइनल ईयर में भी वो बता रहे थे, तो कब वो गए थे और आज जो हालात बने हैं उसके बाद आप लोगों की जब उनसे बात होती है तो दिल में क्या आप लोगों के ख्याल आ रहे हैं? 2017 में गए थे भाई साहब वो, और उसके बाद वो कंटिन्यू वही पढ़ाई कर रहे हैं। साल में एक बार आते हैं, जो छुट्टियां होती हैं उनमें, उसके बाद वो वही रहते हैं। तो साल में एक बार आते हैं। और अभी लास्ट टाइम में कब आए थे वो? 8 या 9 महीने पहले गए हैं यहाँ से। 2-3 महीने की उसकी छुट्टियाँ थी, उसमें गए थे। तो ऐसी जो स्थिति देखिए, आप देख सकते हैं कि 8-9 महीने पहले गए हैं, स्थिति सामान्य थी, लेकिन आज स्थितियां असामान्य हो चुकी हैं। और उस दौरान में हर किसी का जो दिल है वो धड़क रहा है कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए। यहाँ पर प्रीतम जी के फादर हमारे साथ हैं, और ज़रा इनसे भी ज़रा बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या अभी लग रहा है, बातचीत हुई थी प्रीतम से कभी आपकी थोड़ी बहुत देर पहले? नहीं, कल शाम को हुई थी बात हमारी। तो और दूसरी अभी हमारे सामने हुई? अभी आपके सामने हुई जी। अभी तक बेटा ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, अच्छा लग रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हालात आज ये बने हुए हैं कि बुज़ुर्गों को अपने लालों की चिंता हो गई है। और बिल्कुल मन भर आता है कि जब ये ऐसी जो चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं कि वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहीं पर आपका जिगरी लाल जो है वो वहाँ पर फंसा हुआ है, तो ये हालत बुरी हुई है। अंकल जी संभालिए अपने आप को, बेटा सुरक्षित है अभी तक, और बच्चों को भी देखिए कितनी जोश के साथ वो कह रहा था कि हमने 300 बच्चों को बचा लिया है, 300 को वहाँ से निकाला है, और वो लगातार आगे भी काम कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए हालात जो हैं बड़े अजीबोगरीब बने हुए हैं। जो देश विकसित माने जाते थे, आज उन्हीं विकसित देशों के बीच में किसी बात को लेकर के और आज युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। और अब वो जो युद्ध जैसे हालात जो बने हुए हैं उसकी वजह से अकेले भारतीय स्टूडेंट्स ही नहीं, वहाँ पर और भी बहुत सारे देशों के स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, उन स्टूडेंट्स के भी जान पर आफत बनाई है। तो ये बड़ी ही भयानक बात है। और इस दौरान में हम अंकित से ही बात करने की कोशिश करते हैं। अंकित भाई, क्योंकि अंकल जी तो शायद अभी बात करने का उस स्थिति में नहीं है, और अंकित लगातार ये जो चीज़ें आप लोग सुनते आ रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, तो आपने भाई से बात की कि वो जल्द से जल्द वहाँ से निकले? क्योंकि अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं निकलूँगा जब तक सभी स्टूडेंट्स सेफ़ नहीं हो जाते। बात की थी सर उनसे, वो पिछले 25 या 30 दिन से ट्राई कर रहे थे, तो उनको ना तो टिकट मिल रही थी एयरपोर्ट में, मतलब फ़्लाइट की, और जो मिल रही थी वो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक की टिकट थी। इतनी महंगी? वैसे नॉर्मली कितनी होती है? वैसे सर 37 या 38 हज़ार रुपये तक की होती है। मतलब फ्लाइट्स ने भी अपने जो रेट थे वो डबल ट्रिपल बढ़ा दिए? ट्रिपल कर रखे थे। तो
तो अपने देश से कोई इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई? आपने यहाँ पर कहीं पर बातचीत की हो ट्रैवल एजेंसी से या सरकार से या जो भी एयरलाइंस एजेंसीज हैं उनसे बात की हो कि ताकि उनको सेम रेट में मिल जाए टिकट? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो निजी वो ऑनलाइन होती हैं टिकटें तो सारी, तो उस वजह से वो जो शो होंगी वही होंगी टिकटें। तो ठीक है, उसमें हम प्राइस कैसे कम करवा सकते हैं? ठीक है, मतलब जैसे युद्ध शुरू हुआ तो रेट भी बढ़ा दिए गए। हाँ जी, ये उन्होंने पिछले 15 या 20 दिन पहले यही बढ़ा दिए थे। तो ये अपनी इंडियन एयरलाइंस के रेट बढ़े या वहाँ की एयरलाइंस के? इंडियन एयरलाइंस ही है, एक उनकी क्यू की है जो स्पेशल बच्चों को ही लेके आके जाती है, ले जाती है और आती है। ओके, तो उसी उन्हीं फ्लाइटों के टिकट थे। तो ये देख लीजिए जी, युद्ध शुरू हुआ नहीं और लोगों को अपना कमाई का साधन पहले दिखाई दे रहा है। और तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हमने पहले अभी कोरोना काल में देखा था कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनके रेट बढ़ा दिए गए थे, लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में और अब युद्ध के टाइम में एयरलाइंस ने अपने रेट बढ़ा दिए ताकि वो लोग यहाँ पर आ ही ना सकें। लेकिन कोशिश तो की होगी आपने बढ़े हुए रेट के बाद भी? कोशिश तो सर कितने करते हैं, लगभग 60-70 हज़ार रुपये तक की कर लेते, 80 तक की कर लेते, मतलब डबल देने के लिए तैयार थे। हाँ जी, तो उसमें भी आगे की डेट मिल रही थी, उसमें भी उन्हीं के 1-2 दिन में निकल जाओ, उसमें भी आगे की डेटें मिल रही थी 15-20 दिन की ऐसे। तो 15-20 दिन तक फिर वो लोग कैसे करते थे? क्या जो अपनी इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर उनकी तरफ से कोई उनको बताया गया था कि कोई अपने खुद के प्लेन्स आएंगे वहाँ से उन्होंने निकाला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अस्थायी तौर पे एडवाइजरी तैयार वो की थी कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपको निकलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हो सकता है, युद्ध हो सकता है, ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं थी। और जैसे युद्ध का माहौल तो हर देश में छोटा मोटा तो होता ही रहता है, किसी को भी ये नहीं था कि इतनी बड़ा लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा होता हमारा इंडिया पाकिस्तान का, तो वैसे तो बॉर्डर पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो ये वहाँ के लोगों को भी पता था कि छोटी मोटी लड़ाई होगी, ये किसी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी लेवल पे रशिया उन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अभी जब रेट बढ़ चुके हैं, टाइम भी वहाँ पर ज़्यादा लग रहा था, तो अब जब साथ वाले बॉर्डर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सरकार के द्वारा जारी किए गए, उसके बाद जब बातचीत आप लोगों ने की होगी भाई से, तो उन्होंने कहा क्या कि वो निकलेंगे? कि हालांकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक सभी नहीं निकलेंगे तब तक मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि शायद फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और शायद वो चाहते हैं कि उनके सभी जूनियर पहले निकलें। हाँ जी सर, वो स्टार्टिंग से ही यूनिवर्सिटी के बच्चों को संभालते हैं। एक वो है, एक समस्तपुर से है नीरज फोगाट नाम का, ठीक है, और एक है अमृतसर से। ये सीनियर भी हैं और स्टार्टिंग से बच्चों की केयर करते हैं, एडमिशन करवाते हैं, हॉस्टल वगैरह की सुविधा दिलवाते हैं, और कोई छोटी मोटी नए बच्चे को परेशानी हो उसकी सोल्व कराते हैं। जी, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि जो हालात बने हुए हैं और उस हालात में भी आज भी अपने लोगों को पहले निकालने का जो एक जज्बा है वो प्रीतम ने बना करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप परिवार के हालात देख सकते हैं। चाहूँगा कि सभी को एक बार यहाँ पर दिखा दें कि परिवार एक डर के साए में है कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि हम तो यही दुआ करेंगे कि सभी जितने भी बच्चे हैं सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफली पहुँचें, अपने अपने परिवार के पास पहुँचें और वहाँ पर अपना जो आगे का भविष्य है वो बनाएं। और जाहिर सी बात है क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश जहाँ पर MBBS करने के लिए काफ़ी सारे लोग जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, और MBBS करने के बाद ये जो बच्चे हैं ये अपने अपने देशों में जा कर के कितनी सारी ज़िंदगियों को बचाएंगे ये आप समझ सकते हो। और वही जो ज़िंदगियां बचाने का जो काम है शायद आज प्रीतम भी कर रहा है। प्रीतम से जब आपके सामने हमने बात की तो साफ साफ एक शब्दों में कह दिया गया 300 बच्चों को वो निकाल चुके हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को भी अभी निकालना बाकी है। जब तक उनको नहीं निकालेंगे तब तक वो कीव में ही मौजूद रहेंगे। तो अगर कीव के हालात हम बात करें, क्योंकि अभी फ़ोन पर तो हम उतना अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, आप लोगों से जब उनकी बात हुई तो कीव के क्या हालात उनके द्वारा बताए गए? हालात 3-4 दिन से पहले से हालत ख़राब हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे ब्लास्ट हुआ था जो एयरबेस पे उन्होंने किया था रशिया ने, तो उस टाइम 17 किलोमीटर दूर ब्लास्ट था वो, और उनके खिड़की के शीशे वगैरह सब कुछ टूट गया था 17 किलोमीटर दूर से। जब उन्होंने स्टार्टिंग वाला एयरबेस पे जो हमला किया था, स्टार्टिंग वाला हमला उनका सुबह 4 बजे के आसपास था। ठीक है, और उसके बाद से वो लोग बंकरों में थे? उसके बाद से वो तुरंत सारे नीचे आ गए थे। 50 बच्चों की लेटने की थोड़ी बहुत जगह थी, उसमें वो 200 बच्चे थे।
लगभग ये बंकर अगर हम बात करें, क्योंकि बंकर नॉर्मली हॉस्टलों में या घरों में लोग बनाते नहीं हैं, किस प्रकार के बंकर हैं? क्या एक्चुअल में जो बंकर जिस तरीके से होते हैं, क्योंकि बंकरों पे तो बॉम्ब का भी असर जो है वो कम से कम होता है, तो ऐसी क्या इस तरह के बंकर वहाँ पे बनाए गए हैं या कुछ और ही चीज़ें हैं? नहीं, उस टाइप का कोई स्पेशल तो वो कुछ नहीं है सर। थोड़ा बहुत नीचे अपने जैसे पार्किंग में होता है उस टाइप से वो अंडरग्राउंड पार्किंगों में जैसा होता है, उस टाइप का बना हुआ था, ताकि वो नीचे तक कुछ ज़्यादा असर ना आए, और वैसे कोई स्पेशल नहीं बना रखे। जी, तो आपको थोड़ा सा एक बार मैं ये भी चीज़ दिखाऊंगा कि जिन माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को यूक्रेन भेजा है MBBS करवाने के लिए, उन्होंने किस प्रकार से उनको भेजा होगा। यहाँ पर आप एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार घर की आप यहाँ पर दिखाएं कि अपना घर चाहे पुराना रहे, इसी घर में सालों साल रहना पड़े, लेकिन माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके, और वो बेहतरीन शिक्षा के लिए अपना पेट काट करके उनके लिए पैसा जमा करके उनको विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, MBBS करने के लिए, ताकि आने वाले समय में MBBS करके काफ़ी सारे जो लोगों का भला कर पाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको जो एक पुराना जो घर मिलेगा, और उसके बाद अपने बच्चे को पेट काट के वहाँ पर पहुँचाया, और आज हालात ये बन गए हैं कि उस बच्चे की फिक्र ये हो रही है कि क्या होगा उन बच्चों का, क्या वो सेफली घर पर पहुंच पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो आप लोगों के द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी सारे काम किए गए होंगे, काफ़ी सारे अधिकारियों से बात की गई होगी, यहाँ के सरकार से भी बात करने की कोशिश की गई को वापस लेकर के आ जाए। हमने जिला बार एसोसिएशन में जिक्र किया था, तो प्रधान जी बोले कि भाई हम ज्ञापन दे के आते हैं। जी, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, अंकित चरखी दादरी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, वहाँ पर अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों की ये सेवा कर रहे हैं, और वहाँ से पढ़ करके जो इनके भाई हैं प्रीतम, वो आने वाले थे MBBS का। चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, उसकी वजह से रुकना पड़ा है। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई चरखी दादरी में बार एसोसिएशन में यहाँ पर एडवोकेसी कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और प्रीतम जो है MBBS करके जब यूक्रेन से वापस अगर जब दादरी पहुंचते तो यहाँ पर उनके द्वारा जो लोगों की सेवा की जाती, उनको ठीक किया जाता। तो ये जो हालात जो आज बन गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ ही दिलों में की जो धड़कनें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो आप बता रहे थे कि आपने बार एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन भेजने की कोशिश की, कहाँ पर भेजा? DC के पास भेजा था सर जी। तो उनके द्वारा कुछ कार्रवाई? उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल मामला है भाई, हम तो आगे पहुंचा सकते हैं, हम इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं कर सकते। कोई मदद नहीं कर सकते, इतना तक कह दिया जी? नहीं, वैसे तो नहीं कहा था, बाकी उन्होंने ये बोला कि इंटरनेशनल मामला है कि भाई हम आगे भेज देंगे आपके ज्ञापन का, और जो हमसे कुछ बनेगा वो कर देंगे जी। उसके अलावा मैंने ट्विटर पे दुष्यंत चौटाला जी, खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी जी तक को टैग किया हुआ है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हेल्पलाइन नंबर थे, उन पे फ़ोन मिला, PM CM को सबको आपने टैग कर दिया, उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैंने दुष्यंत चौटाला जी के वहाँ से पर्सनल नंबर लेके उनके पास वो मेरे ज्ञापन की फ़ोटो भेज रखी थी, वो सीन हुआ मैसेज, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, वो सभी बिजी आ रहे हैं, जो मनोहर लाल जी ने ट्वीट करके वो नंबर दिए थे उन पे। तो अभी तक मतलब किसी हेल्पलाइन नंबर पर आपकी बात नहीं हो पाई है? नहीं सर, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई अभी तक। तो जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए थे, तो फिर उन पर जब इतना ही बिजी चल रहे हैं तो लोग अपनी हेल्प लेंगे कैसे, ये आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, कहाँ से पता करते, एक लोकल एरिया का इंसान कहाँ तक जाए, ये इंटरनेशनल मामला है, बताओ आप। जी, तो इंटरनेशनल लेवल का मामला है, और जैसे कि कहा जाता है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो यहाँ पर बड़ा एक कहा जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से पूरे देश में, पूरे विदेशों में हमारे भारत का डंका गूंज रहा है। तो ये जो डंका गूंज रहा है वो किस प्रकार से गूंज रहा है, जब हेल्पलाइन नंबर तक उठाए नहीं जा रहे हैं। और अगर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जब प्रीतम से बात कर रहे थे, वहां पर भी कहा गया कि उन्हें ज़्यादा कुछ हेल्प मिल नहीं रही है, उनको खुद को ही कोशिशें करके और अपने लोगों को वहां से बाहर निकालना पड़ रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि जो 56 इंच का जो सीना जो बताया जाता रहा है, वो 56 इंच का सीना अब कहाँ पर गया? क्या यूक्रेनियन
सरकार से या क्या रूस से कहीं ना कहीं बातचीत करके पहले अपने बच्चों को वहां से बाहर नहीं निकाला जा सकता था? क्या फटाफट से एयरलिफ्ट करा करके उनको बच्चों को अपने देश नहीं लेकर के आया जा सकता था? बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि सरकार जो है पूरे काम कर रही है अपने देश के बच्चों को वहां से लाने के लिए? नहीं सर, सरकार नहीं कर रही, क्योंकि सरकार उन्हीं बच्चों को ला रही है जो बॉर्डर के आसपास 30-40 किलोमीटर के दायरे में जो यूनिवर्सिटी थी उनको लेके आई है। वो बच्चे भी पैदल चल के वहाँ तक बॉर्डर तक आए। उसके बाद बॉर्डर पे उनके साथ क्या होता है क्या नहीं, भगवान जाने। जी बिल्कुल। सरकार के द्वारा कुछ वीडियोस भी जारी किए गए थे कि जिनमें एयरप्लेन में बैठे हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चों का वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जो कह रहे थे कि हम अपने भारतीय झंडे के साथ यहाँ से निकल रहे थे तो लोगों ने हमारा को बड़ा सपोर्ट दिया। काफ़ी सारी मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अगर उन वीडियोस को देखें तो बच्चे अपने देश पहुंच रहे हैं, बच्चों को भारतीय झंडा साथ रखने पर उनको पूरी जो भी सुविधाएं थी वो मिल रही हैं, उनको आराम से निकलने दिया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अंकित से जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनके फादर से बात कर रहे हैं, तो हालात कुछ दूसरी तरीके से दिखाई देते हैं। एक बार अंकल जी से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंकल जी थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गए होंगे। अंकल जी, क्या डर क्या सता रहा है अब आपको कि क्या हो सकता है? क्या बेटा जो है अब जैसे कह भी रहा था कि मैं निकाल रहा हूं बच्चों को और फिर मैं भी निकलूंगा, तो क्या अभी डर लग रहा है या जब बात होती है तो ठीक लग रहा है? ना, बिल्कुल सब ठीक है, कोई डर नहीं लग रहा हमारे को। डर नहीं लग रहा है। तो अभी भावुक हो गए थे काफी, तो क्या हो गया था? क्या क्या मन में आ गया था? याद बच्चे की याद आ गई थी, उसमें थोड़ा हो गया था। जी, बच्चे की याद आ जाती है, और याद आती है तो जाहिर सी बात है भावुक तो जरूर हुआ जाएगा, क्योंकि युद्ध के बीच में से हम यहाँ बिल्कुल पीस का एरिया में बैठे हैं और यहाँ पर भी हमें डर रहता है कि कहीं रोड पे जा रहे हों, वहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। और वहाँ तो युद्ध का एरिया है जहाँ पर कभी एक साइड से बम आता है, कभी दूसरी साइड से। तो ऐसी स्थिति जब है और बेटे को अब वहाँ पर भेजा गया है, लेकिन हाँ MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी की जो एक वो जो औत होती है शायद वो अभी से पूरा करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को बचाना सबसे पहला काम है। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है सब? हाँ ठीक। चलिए, ठीक बताया जा रहा है। अंकित भाई, मैं आपसे भी थोड़ा सा और चाहूँगा कि थोड़ी सी बात करेंगे हम, उसके बाद हम भी सरकार से और प्रशासन से भी कहेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके वो भी इन बच्चों को वापस वहाँ से निकालने की प्रयास करें, एयरलिफ्ट कराएं जैसे कि पहले भी करवाया गया है। तो इस प्रकार से एयरलिफ्ट करवाया जाए ताकि जल्द से जल्द बच्चे जो हैं अपने घरों तक पहुंचे। अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि सरकार किस प्रकार की सहूलियतें वहां पर कर दे, ताकि जो भाई है या और दूसरे, जैसे आपने बताया कि यहीं पड़ोस से ही दूसरे गांव से भी बच्चा वहां पर है, और भी हरियाणा के काफ़ी सारे बच्चे वहां पर हैं, और देश के तो अभी जैसे काफ़ी सारे 300 बच्चे, तो भाई नहीं बता दिया कि 300 बच्चे थे उनके साथ और उनको निकाला गया है। 300 बच्चे तो सर उसकी यूनिवर्सिटी के हैं। उसके 40 किलोमीटर के आसपास के दायरे में दूसरी तारश यूनिवर्सिटी है, उसमें भी हमारे 1000 से 1500 स्टूडेंट हैं, परमानेंट पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है खारकीव। खारकीव में हमारे 6000 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार मैंने उन सर से बात की थी, बोले भाई अंकित 6000 बच्चे हैं यहाँ पे अभी, तो उनको सबको निकाला जाए। मैं यही प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। जी बिल्कुल, प्रशासन से अनुरोध हम भी करेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई इंतजामात करे। अकेला हेल्पलाइन नंबर जारी करने से ही कोई बात नहीं बनेगी। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ साथ वहाँ से एयरलिफ्ट कराने की भी कोशिशें करें। चाहे दूसरे बॉर्डर से भी उठा रहे हैं बच्चों को, वहाँ से लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोशिश हो सके, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे अंकित से, तो अंकित ने बताया कि जो कीव जो जगह है वो बॉर्डर से लगभग 1200-1300 किलोमीटर दूर है। 1200 किलोमीटर के आसपास। तो 1200-1300 किलोमीटर दूर अगर बिना रेल, बिना बस, बिना किसी कैब के अगर कोई जाना चाहे तो कैसे जाएगा? पैदल जाएंगे तो रास्ते में दोनों आर्मीज के कहीं ना कहीं जवान टकरा सकते हैं, जो कभी भी कोई भी किसी भी तरह का हमला उन पर हो सकता है। और कुछ नहीं तो कोई अगर दूसरा बम का हमला होता है तो वहाँ पर उनको जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए तमाम जो सुविधाएं वहाँ पर
भारत सरकार के द्वारा की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो एक अभी भारत ने रुख जो अपना रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरफ की वोटिंग अभी तक भारत के द्वारा नहीं की गई, क्या वो कहीं आड़े तो नहीं आ रही है? वो तो सर आएगी ही। अगर रशिया का साथ देता है तो फिर यूक्रेन हमारे बच्चों को परेशान करेगा, यूक्रेन का देता है तो फिर रशिया से उनके रिश्ते खराब होते हैं जी। तो इस प्रकार से है ये। तो मतलब अभी मिडल में खड़े हैं तो दोनों तरफ से हमारे बच्चों को निकलने का थोड़ा बहुत रास्ता बना हुआ है। सर 2-3 दिन पहले तक यूक्रेन का कोई आम आदमी परेशान नहीं कर रहा था बच्चों को। अब जब से वोटिंग वाला सिस्टम हुआ है तब उनकी गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि भारत ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं बच्चों को। वहाँ पे 5 बजे के बाद में 2 दिन से शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया हुआ था सरकार के द्वारा। बच्चा कोई भी अगर रोड पे आम नागरिक कोई भी उसको गोली मार दी जाए। कर्फ्यू लगा हुआ था इस टाइप का। जी, कर्फ्यू लगा हुआ है। और इस दौरान में अगर हम बात करें तो वहाँ से 300 बच्चों को लेकर के प्रीतम जो है वो वहाँ से निकलने की कोशिश में है। हालांकि अभी 300 बच्चों को निकाल चुके हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं उनको भी निकालने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक सभी बच्चों को वो वहाँ से नहीं निकाल लेंगे तब तक वो भी वहाँ से नहीं निकलेंगे। हालांकि हम तो यही दुआ करेंगे कि सभी बच्चे अपने अपने घरों तक सेफली पहुँचे। और हम तो भारतीय सरकार से ये डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द बच्चों को एयरलिफ्ट करवाया जाए, ताकि कहीं भी अगर यूक्रेनियन सरकार से बात हो सके और रूसी सरकार से बात हो सके तो किसी भी तरीके से बीच बचाव का कोई रास्ता निकाल करके और ये जो युद्ध है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि युद्ध खत्म हो सके, बच्चे सेफ रह सकें और हर तरह से जो परिवार हैं उनको भी एक तसल्ली मिल सके कि उनका बच्चा उनके पास उनके घर तक पहुंच चुका है। ये मैं तो चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द इस तरफ कदम उठाए, क्योंकि हालात युद्ध में काफ़ी बुरे बन सकते हैं। तो उसको देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द तैयारियां कर लेनी चाहिए, जल्द से जल्द कुछ फैसले ले लेने चाहिए। हालांकि अभी बात की जा रही है कि एम्बेसी से कुछ मदद जो है वो मिलनी शुरू हुई है। पिछले 2 दिन पहले तक तो मदद भी नहीं मिल पा रही थी। अभी आपने हमारे साथ जब प्रीतम लाइन पर थे तब आप लोगों ने सुना भी। तो जो ये जो स्थिति है अब इसको आगे और ज़्यादा मदद के तौर पर बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद बच्चों की जाए और बच्चों को सेफली घर पर लेकर के आएँ। लगातार हम भी आप तक जो ये आगे की भी सूचनाएं हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ हालात बनते हैं, भाई कब तक वापस पहुंच पाता है, और जो भी आगे की स्थितियां होंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं और आने वाले समय में जल्द ही आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।